कम से कम इस कौम को और डिवाइड ना करें। ये यहाँ एक ड्रिंक है, बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पी रहा हूँ, लेकिन इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। एक तीर से दो शिकार करने की भौंडी हरकतें करती रहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नाजरीन, आज 13 दिसंबर है। ये वो दिन है जिसे लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करता रहा है। वो दिन जिसे भारत ने दुनिया में हमें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर FATF तक पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के चक्कर चलाए। 13 दिसंबर 2001 को भारत ने अपनी ही पार्लियामेंट पर हमले का ड्रामा रचाया, बिल्कुल पुलवामा की तरह, जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह। लेकिन यह बात अब दुनिया अच्छी तरह जान चुकी है कि भारत में इलेक्शन हो या फिर किसी आम शख्सियत का दौरा भारत हो, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ऐसे ड्रामे रचाकर एक तीर से दो शिकार करने की भौंडी हरकतें करती रहती है। एक पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश, दूसरा भारत की दाखिली मुआशी बदहाली, इंतहा पसंदी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मजहबी तासुब और मुनाफरत से तवज्जो हटाना। इसीलिए हमेशा झूठ को रियासती वतीरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह कोई झूठ नहीं, बल्कि भारत की सियासी और इंटेलिजेंस क़यादत ने हमेशा एतराफ़ किया कि इसने पाकिस्तान के दो लख्त होने से लेकर FATF की ग्रे लिस्ट में डालने तक किरदार अदा किया। भारतीय मकारी उस वक्त बुरी तरह बेनकाब हुई जब नाम निहाद एंकर अर्नब गोस्वामी और रेटिंग एजेंसी के साबिक CEO की व्हाट्सएप चैट्स बेनकाब हुई, जिसमें पुलवामा के झूठे हमले और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब किया गया था। और 2013 में भारत के साबिक वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को भारतीय कैसे भूल सकते हैं, जिसने इंतहा पसंद तंजीमों BJP और RSS के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब किया था, जिसने बताया था कि ये तंजीमें समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मलागांव धमाकों में मुलव्वस है। ये सारे वाकयात नाकाबिल तरदीद सबूत है जो डोसियर्स की शक्ल में आलमी इदारों को दे चुका है। लेकिन आलमी ताकतों की आंखों पर बंधी माली मफादात की पट्टी की वजह से अब तक बचता रहा है भारत। लेकिन कुदरत का कानून के सदा दिन एक से नहीं रहते। जिस दिन ये पट्टी उतरी वो दिन भारत की बर्बादी का नुक्ता आगाज होगा। इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हमारी हुकूमत अमली तौर पर क्या कर रही है, हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमने बात करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हियरिंग थी अहम, राना शमीम साहब के हवाले से जो केस चल रहा है, तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उस बारे में बात करेंगे। राना अहमद हसन साहब हमारे साथ हैं, राना शमीम साहब के बेटे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। मेरे सीनियर कुलीग गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मेरे साथ हैं। पहला सवाल तो मैं ये करना चाह रहा हूँ अहमद भाई के ये बताएं कि अंसार अब्बासी साहब तो सारा मलबा आपके वालिद पर डाल रहे हैं। आज भी कार्रवाई में उन्होंने कहा कि जी जिस तरह जो जवाब दाखिल किया गया शमीम साहब का, उसमें कहा गया कि अगर उन्होंने कोई तौहीन अदालत करनी होती तो वो ये बयान हल्फी पाकिस्तान में देते, यहाँ छपवाते। लेकिन उन्होंने तो ये ना यहाँ जारी किया ना कोई छपवाया। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जी मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने ना मुझे छापने से रोका, ना ही इसको खुफिया रखने की कोई बात की। तो वो तो सारा इल्ज़ाम आपके वालिद पर दे रहे हैं। देखें, इस सिलसिले में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि न इस सिलसिले में मेरे वालिद साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने जो कहा है, और यही चीज़ मैंने खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे एक रुका आया और उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें नहीं पता कि ये कैसे लीक हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहीं फाइल नहीं किया, कहीं सबमिट नहीं किया। और अगर हो सकता है शायद वहाँ जो नोटरी पब्लिक का ऑफिस है, लेकिन वो भी कोई शवाहिद नहीं है। तो मैं इस हद तक बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता कुछ, क्योंकि ना मेरी बात हुई वाले साहब से। तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तो लेकिन आप बतौर कानूनदान क्या कहेंगे कि आज 4 बयान हल्फी की बात होगी, अदालत ने अब चारों से बयान हल्फी मांग लिया है कि अपना अपना जो भी वो नुक्ता नज़र है या अपनी डिफेंस में, यानी अंसार अब्बासी साहब कहते हैं जी कि मैंने तो इनसे पूछ कर छापा, राना शमीम साहब कहते हैं कि जी मैंने छापने के लिए दिया नहीं। तो ये हर कोई अपना बयान हल्फी देगा। आपको बतौर कानूनदान क्या नज़र आ रहा है, इससे ये मामला और पेचीदा हो रहा है? लेकिन जी ये अब कोर्ट का मामला है, क्योंकि ये कोर्ट ने इस क्वेश्चन को उठाया, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जी ये किसने किया किसने नहीं। लेकिन जो हम जहाँ तक मेरे वालिद साहब की ज़ात कंसर्न है, जो उन्होंने स्टेटमेंट मेरे मुझे बोलने की बोली थी, वो मैं अभी आपको रिट्रेट नहीं करूँगा। उससे ज़्यादा मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना ना, बाकी जो आपके सवाल है।
अच्छा, अब आपके वालिद साहब राना शमीम साहब तो मान चुके हैं कि जो छापा गया वो बिल्कुल दुरुस्त था, तो इससे आपके ख्याल में उनका केस कमज़ोर नहीं हो जाता? नहीं, केस हमारा केस कैसे, मेरे वाले साहब का केस कमजोर कैसे होता है जी? क्योंकि उन्होंने तो यही कहा है कि जी जो चीज छपी है वो तो है उनकी, तो हमारे तक तो जो बात आई है कंटेम्प्ट चार्ज, अगर वो कह रहे हैं कि जी ये आपने किसी पर्पस के लिए मेलिफाइडली फाइल किया, तो हम तो अभी मेलिफिडिटी तो एस्टेब्लिश ही नहीं हुई है, तो प्रेमा फाइए वादी नजर जिसको कहते हैं वो असेसमेंट थी कोर्ट की। तो ये तो अगर अभी पहले तो आप लोगों को ये भी बताएं, सबसे पहले अब ये होएगा कि इसमें कोर्ट ने कहा है कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि व्हाई कंटेम्प्ट एक्शन शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। पहले कंटेम्प्ट होने से पहले अभी जवाब दाखिल, अगर कोई एडिशनल कमेंट्स फाइल करना चाहते हैं तो मेरे वालिद साहब भी कर सकते हैं, सारा अब्बासी साहब भी कर सकते हैं। फिर कोर्ट डिटर्मिन करेगी कि कंटेम्प्ट के चार्जेस लगने चाहिए। चार्ज के बाद भी ये नहीं होता कि एकदम डिसीजन आ जाता है, लोगों को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इसमें एविडेंस रिकॉर्ड होएगी, जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन लाना चाहती है अगेंस्ट द एक्यूज्ड उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद फाइनल डिटर्मिनेशन आएगी कि कोई कंटेम्प्ट कोर्ट की नजर में हुई भी है कि नहीं। अच्छा। और वो भी कोर्ट की, इसमें कोई और पार्टी नहीं बन सकता। लेकिन राना शमीम साहब का जो जवाब आया उसमें तो वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें तौहीन अदालत करनी होती तो फिर या बयान अल्फिया दिया जाता या वो छपवाते। तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि तौहीन अदालत तो हुई है लेकिन वो जंग जियो ग्रुप की तरफ से हुई है। ये छापना, इस तरह की बात करना कि एक जज जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था, इस चीज को इस तरह सामने लाना ऐसे मौके पर, ये तौहीन अदालत है राना शमीम साहब की नजर में? यार वैसे आप लोगों को दाद देनी चाहिए रुस्तम, आप लोग बड़े अच्छे लॉयर हैं, आप तो वैसे लॉयर भी हैं, एक ही सवाल को बड़ी अच्छी तरह घुमाते हैं। इस सवाल का फिर वही जवाब है, एक तो कंटेंट्स में, कंटेंट्स की बात सबसे मेन है। अब इससे मेरे वालिद साहब ने जो 3.5 साल लिए वो यही वजह थी कि उनको ये पता था कि जब ये बात मैं एफिडेविट में लाऊंगा या कहीं सामने मंजरे आम पे लाऊंगा तो इससे हमारे जो जुडिशरी है उसकी एक क्वेश्चनेबल तो बनेगी। तो आप क्या समझते कि इसलिए तो इन्होंने इतना टाइम लगा सोचने समझने में। और वही वाली बात फिर से आपको दाता, यही सवाल आपने घुमा के मुझसे पूछ लिया, जवाब मैंने दे दिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अच्छा, एक चीज बताएं आप ऑन अ लाइटर नोट। राना साहब, अच्छा, गुलाम साहब पहले आप सवाल करें। जी, मुझे ये जानना होगा कि अगर अंसार अब्बासी साहब के पास किसी और सोर्स से नहीं पहुंचा तो क्या आपका जो नोटरी था उसने ये लीक किया? देखिए जी, इस सवाल का मैंने तो ये जवाब आपका आई थिंक आपके प्रोग्राम पे भी कह चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब ने खानजादा साहब का इंटरव्यू चल रहा था, दौरान इंटरव्यू मुझे रुका भेजा गया और रुके में ये लिखा हुआ था कि जी मैंने ये एफिडेविट किसी अदारे में और किसी जगह किसी कोर्ट में नहीं सबमिट किया, ये वालिद साहब ने मुझे रुका भेजा था। और अगर ये लीक हुआ है तो नोटरी पब्लिक ऑफिस से लीक हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, कोई शवाहिद नहीं है अभी तक हम कह सकें किसी कोई लीगल एक्शन ले सकें। अगर आपका दूसरा सवाल ये है ठीक। अच्छा अहमद साहब ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर ये वहाँ से लीक हुआ है तो क्या आप वहाँ पे अथॉरिटीज़ को दरख्वास्त दे सकते हैं उस नोटरी पब्लिक के ख़िलाफ़ कि हमारा जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है वो किए गए हैं इनकी जानिब से और उनको हर्जाना वगैरह आप दावा कर सकते हैं उन पर? जी बिल्कुल, अगर हमारे पास एविडेंस होंगे तो आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले इसमें लीगल नोटिस सर्व किया जाता है, उसका जवाब अगर वो दे दे तो ठीक है, और अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब होए तो फिर तो सब कुछ सही है, बात खत्म हो जाती है। अगर नहीं होता और फिर आपके पास एविडेंस होते हैं तो फिर आप कोर्ट को रुजू करते हैं, तो उसके लिए एविडेंस इज रिक्वायर्ड। वो अजम्पशंस पे नहीं हो सकता। हाँ जी, बोले। दो ही चीज़ें हैं, या तो आपके जो नोटरी हैं उन्होंने इसको लीक किया या आपके जो भांजे हैं उनसे कहीं इधर उधर हुआ। लेकिन तो मैं आपको फिर बोल दूं कि मेरे है कि ये तहरीर नहीं, मेरे भांजे का नाम प्लीज ना लाइक करें। वो इज ए यंग मैन, वो बैरिस्टर बन रहे हैं, और बैरिस्टर्स जो होते हैं उनको दौराने स्टडीज सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह रखा जाता है, तो प्लीज उसको इस चीज में ना लाएं, इज टू यंग फॉर इट। अच्छा अहमद हसन साहब, आपने पिछले हमारे प्रोग्राम में यही फील करते हैं कि फिर ये नोटरी के एंड पे ही फॉल्ट होगा, क्योंकि आपके भांजे तो मैं आपसे एक सवाल करूं,
जी जी मुस्तफा साहब आपको सवाल करूं? जी जी करें करें। आप इसके बारे में ये क्यों कंसर्न है कि ये डॉक्यूमेंट वहां से लीक हुआ, यहाँ से लीक हुआ? आप कंटेंट्स पे बात करें, कंटेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। इस पे तो आपकी आगे की, मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था जी, अगर ये प्रूव हो जाता है एफिडेविट और ये ऑडियो लीक्स और जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा है और जावेद हाशमी साहब ने भी जो अंदिया किया था, अगर ये सारी चेन डेवलप हो गई तो फिर तो ये सवाल उठेगा कि इन सब ये किसके लिए रचाया गया था? बिल्कुल सही है, किसको लाना था, किसको सीट दिलानी थी, कि क्यों डिसमिस कराना था, ये सवाल करें। जी जी बिल्कुल। अभी तो चूंकि तौहीन अदालत कार्रवाई चल रही है, अभी हम उस पे हैं, जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेगी और चीज़ें प्रूव होंगी तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है, जो आपने हमारे प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जी अगर बयान हल्फी ओरिजिनल आया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो उसी से हमें अंदाजा हो गया कि बयान हल्फी तो आएगा। तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को मौसूल हो गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, और एक और मोहर उस पर लगा दी गई है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो जो ओरिजिनल बयान हल्फी था, जिस तरह से अदालत ने मांगा था राना शमीम साहब की तरफ से, वो पहुंच गया है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि जी वहाँ से अब वो पार्सल हो रहा है, और तो वो अब वो आ गया है। तो ये राना साहब आपकी बात दुरुस्त साबित हुई, आपने पहले ही इस बारे में हमारे प्रोग्राम में कहा था, लेकिन इस पर हमने और बहुत से सवाल करने हैं। लेकिन ऑन लाइटर नोट, आज आप क्या पी रहे हैं? मैंने देखा आज भी, क्योंकि वायरल बड़ी होती है आपकी बातें, लोग आपके अंदाज को पसंद करते हैं। जी जी क्या हो गया? ये टैंगो है, ये यहाँ एक ड्रिंक है, बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पी रहा हूँ, लेकिन इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ऑरेंज है। अच्छा, ये आपने तो कहा आपको एप्पल जो जूस है वो बड़ा पसंद है। एक प्रोग्राम में आपने एप्पल जूस इस्तेमाल किया, तो इस दफा अब टैंगो वहाँ बरतानिया जाके आपने अपनी चॉइस बदल ली है? उसामा साहब, अल्लाह ने तो 4 बीवियां अलाउ की हैं, मैं तो ड्रिंक्स थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, तो उसमें भी आपको कोई उसमें भी प्रॉब्लम है तो बता दे, मैं नहीं फिर एप्पल जूस के अलावा कुछ नहीं पीऊंगा आइंदा से। नहीं आप जो सब वाले ड्रिंक पिए राना साहब, लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे थे, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्शियल हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि हम इसको क्लैरिफाई करें और लोगों तक असल चीज़ पहुंचाएं। ये जो सोशल मीडिया पे इधर उधर की बातें हो रही हैं वो ना हो, इसीलिए इसको पिन पॉइंट किया। ये शायर ने बहुत अच्छा कहा है, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। सही। आप वैसे देखिए, आपने खुद कहा था कि ये जो सारा मामला है, जब सवाल किया गया जी इसका बेनिफिशरी कौन है, तो आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा मैं बेनिफिशरी हूँ कि पाकिस्तान में मशहूर तरीन लोगों में आप आ गए, हर कोई आपका इंटरव्यू करना चाहता है। बल्कि एक हमारे सीनियर साथी उन्होंने कहा कि आई वांट टू सी दिस पर्सन प्राइम मिनिस्टर। तो ये शायद कि जी वो बात आप बिल्कुल जो साफ़ होती है जो वो आप कर देते हैं, तो शायद लोगों को ये चीज़ आपकी बड़ी पसंद आ रही है कि आप बड़े साफ हुए इस लिहाज से कि मैं पी क्या रहा हूँ वो भी आप बात बता देते हैं। तो ये पाइनएप्पल की भी कुछ वहाँ पर बात हुई है बरतानिया में, मुझे बताया जा रहा था, वो क्या चक्कर है? जी मैं पहले बता दूं, अगर आपने मुझे इस काबिल समझा है तो जिस भाई ने भी समझा है मैं उसके लिए बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं ये सबको पहले बता दूं कि अगर मैं अब पॉलिटिक्स में आने वाला हूँ तो मेरे पास में जो कुछ मैंने किया भाई, मैं अभी जवान था, बड़ा कुछ किया होगा, मेरे खिलाफ बातें चलेंगी जी, ये करते रहें, ये वो करते रहें। भाई मैंने अपना चाइल्डहुड, ये पूरा ओपनली बोल रहा हूँ, यूथ बड़ा इंजॉय किया है। मैं यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से पढ़ा हूँ, मैंने अपना A-levels भी इंग्लैंड से किया है। मैंने भी कोशिश की है कि जी अपने जो इस्लाम के दायरा है उसके अंदर रहूँ, कोई ऐसी हरकत ना करूँ जिससे मेरे वालिदैन को भी शर्मिंदा हो। लेकिन फिर भी मैं इंसान रहूँ, तो मुझसे जो गलतियाँ हो गई प्लीज़ उसको भूल जाइएगा। अगर मैं कोई नेक काम करूँ, अच्छा काम करूँ तो उसे सराहिएगा, अगर गलत काम करूँ तो मुझे बिल्कुल। राना साहब, आपने अभी ये कहा कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो किस पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, किस मैनिफेस्टो से आ रहे हैं, क्या आपके जहन में क्या है, क्या करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, क्यों आना चाहते हैं? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहता हूँ। मैंने इमरान खान साहब को फॉलो, क्योंकि एज ए क्रिकेटर वो एक लेजेंड थे मेरे लिए, मेरे आइडियल थे, मैं उन्हें फॉलो करता था। तो जब वो पॉलिटिक्स में आए, उससे पहले उन्हें शौकत खानम भी बनाया, आई रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि किसी ने पाकिस्तान में भी ऐसा काम किया था विच वाज आउटस्टैंडिंग। तो मैंने इनका मंशूर बड़ा फॉलो किया। लेकिन जो सबसे अच्छी बात इमरान खान साहब की मुझे लगी थी, जो उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू करने से पहले कहा था कि मैं ट्रेडिशनल सियासत नहीं करूँगा और इलेक्टेबल्स को नहीं लाऊंगा। लेकिन आपको याद होगा 2016 में बनी गाला में जब जहांगीर तरीन साहब सारे बड़े बुजुर्गों को दूसरी पार्टी से लेके आ गए थे, और जिसमें वो वाले लोग भी होते हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते रहते हैं, जो जिनको किंग मेकर्स की पार्टी कहा जाता है, तो वो सारे जो किंग मेकर पार्टी में थे वो सारे इधर भी आ गए। और खान साहब ने लोगों को फिर एक चूरन दिया, मैं तो चूरन कहता हूँ कि नहीं जी, इलेक्शन की साइंस डिफरेंट होती है,
और इलेक्टेबल्स के बगैर सियासत नहीं जीती जा सकती। तो दैट वाज द डे व्हेन आई सेड टू माई सेल्फ, क्योंकि खान साहब की एक बड़ी स्टेटमेंट होती थी कि जो बंदा अपने जुबान से फिर जाए उसको क्या आपने फॉलो करना है या उसको क्या उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जुबान से आप नहीं, मुझे खत्म करने दें, मुझे खत्म तो करने दें। अच्छा जी जी, तो आपके लिए मैं कंक्लूड कर दूं। जी जी जी। तो खान साहब तो अपने नजरिए से हट गए। तो फिर मैंने अपने आप से एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, सोचा 2017 में कि भाई किसी ने तो बेड़ा उठाना है, वरना फिर हम यही कहते रहेंगे कि नहीं जी ये वाला ऑप्शन बेहतर है या ये लेसर इवल है या ये। तो भाई बैठ के अपने ऑफिस में क्रिटिसाइज करने से बेहतर है। मैंने कहा कि जी मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता हूँ। अपने दोस्तों से मैंने शेयर किया, मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेजेस के, मेरे जो क्रिकेट खेलते हैं, मेरे साथ स्नूकर खेलते हैं, उन सब में से सबने कहा हानी जी हम आपके साथ हैं, बस थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। लेकिन मंशूर की बात, मेरा मंशूर कोई खान साहब से या नवाज शरीफ से हटके नहीं होएगा, ये याद रख लें। मंशूर एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर का बड़ा सिंपल होता है कि जी एक मदीना नहीं। देखें मैं बता दूं, बात कंप्लीट कर लूं, हमारे लिए कायदे आजम साहब भी कह गए थे 1943 से कि उनसे सवाल किया गया था पाकिस्तान का तर्ज अमल क्या होएगा, तो उन्होंने कहा मुझसे आप क्या पूछते हैं, तो पाकिस्तान का तर्ज अमल क्या होगा, हमारा तर्ज अमल तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले बता गए हैं, तो उसी तर्ज अमल पे वही हमारा मंशूर होना चाहिए। लेकिन राना साहब ये भी तो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। इन्होंने बात की थी ना 3.5 साल में, अब ये तो प्रूव हो गया कि इन्होंने किया कुछ नहीं। मैं कहता हूँ 3.5 साल को इतना बहुत टाइम नहीं है, लेकिन कोई पॉलिसी तो बनाते। अब मुझे आप एक बात बताएं, रियासत मदीना में सूद चल सकता है? सूद तो खुलेआम चल रहा है। नहीं, सूद तो अल्लाह और नबी से जान गए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका भी मैनिफेस्टो वही होगा जो इनका है, तो फिर फर्क क्या होगा? फर्क कोई नहीं होगा। मैंने आपको फिर बोला है, पाकिस्तान का कायदे आजम ने इतनी बड़ी बात कर दी जी, मैं कायदे आजम से ज्यादा अक्लमंद हूँ। कायदे आजम साहब जो हमारे लेजेंड हैं, मुजद्दिद हैं, वो कह गए कि हमारा तर्ज अमल वही होगा जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए कि मदीना की रियासत जिसमें वेलफेयर स्टेट होती है। सुन लें ना, अब सुन लें मेरी बात भी, जिसमें एजुकेशन नाम की नहीं असल में फ्री होती है, जिसमें हेल्थ फ्री होती है, जिसमें आम आदमी भी अच्छी जिंदगी बसर कर सकता है, ये मंशूर होता है। ये कोई हट के नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मंशूर नहीं लाऊंगा, ये पूरी दुनिया में यही मंशूर चलता है। अच्छा, ये अब आपका लंदन प्लान वहां बना है, पाकिस्तान आकर अब आपकी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, अभी मेरे पास इतने फंड्स नहीं है, क्योंकि मैं इमरान खान की इस तरह यूं फंसना नहीं चाहता फंडिंग केस वगैरह में। इंशाल्लाह यही कायदे आज़म की बुक से मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था अपनी बुक में, इनकी बुक में लिखा हुआ है कि अ मैन शुड जॉइन पॉलिटिक्स, दिस डर्टी पॉलिटिक्स, व्हेन इज फाइनेंशियली स्टेबल, क्योंकि उस जो बंदा फाइनेंशियली स्टेबल होता है उससे कोई एटलीस्ट खरीद नहीं सकता। आप माशाल्लाह स्टेबल है। आपने फैसल वाडा साहब के पास इतनी गाड़ियां हैं और उनके पास तो स्पोर्ट्स कार टाइप गाड़ियां, आपने उनको चैलेंज किया हुआ है और अभी तक आप कायम है उस चैलेंज पर के रेस कर लें उनके साथ। जी, मेरी से बात भी हो गई थी फोन पे और बड़ी अच्छी हमारी बात हुई है, इसलिए मैं उनको मैंने एक चैनल पे भी बोल दिया कि मेरी तरफ से तो मैं लीगल नोटिस नहीं सर्व करूंगा, लेकिन विदाउट प्रेजुडिस। ये प्लीज मैं बोल दूं, मेरे फादर का लीगल राइट है, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर के अगेंस्ट बात की थी। अगर वो लीगल नोटिस सर्व करना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपकी क्या बात हुई फैसल वाडा साहब से? वैसे जी बड़ी खुशगवार बात हुई है। उन्होंने कहा हमारी ये बात दोनों की देख लें, शॉर्ट बता देता हूँ। जी बताएं शॉर्ट बता देता हूँ। वो ये बात हुई थी हमारी कि जी जो हो गया उसको भूल जाए और लेट्स मूव फॉरवर्ड। चले गुलाम साहब, सवाल लगता है कि फैसल वाडा को आप लोगों की बददुआ लग गई है। अच्छा। और उसको मेरे ख्याल में आने वाला जो तारीख है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब में, वो भी उनका किस्सा तमाम होने वाला है वहाँ पे। तो ये मैंने कहा आपको खबर भी दे दें कि शायद आपने जो हाथ उठाए ना, अब आपको ये बता दूं, लग गई आप लोगों की उनको। नहीं मुस्तफा साहब, मैं ये बता दूं, मैं अपने दुश्मन को भी बदवा भी नहीं देता। अच्छा आप मुझे एक सवाल चलिए दोनों पहले आप करें, पहले आप सवाल करें, मैं भी साथ कर लूं। अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नाम ही बता दें, क्या नाम रखेंगे? तहरीक इंसाफ है, नाम जी नाम हमने रख लिया हुआ जी, सारे दोस्तों ने मिलके शान पाकिस्तान। शान पाकिस्तान, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा, शान पाकिस्तान। ठीक, इंशाल्लाह। चले ये अच्छा सर, अब केस पर दोबारा पहला सियासी इल्हाक किस जमात से करेंगे? पहला सियासी इल्हाक किस जमात से करेंगे? नून लीग से या पीपल पार्टी से या तहरीक इंसाफ से? मैं ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप को लूंगा ही नहीं जहां मुझे वीक पावर मिले और मैं कोई डिसीजन ना ले सकूं। अच्छा सर बताएं, तो मैं इल्हाक के हक में नहीं हूंगा।
अच्छा, मैं अथॉरिटेटिवली आना चाहूंगा, 2/3 मेजोरिटी हुए तो वेल एंड गुड, वरना फिर ऑपोजिशन में बैठे। अच्छा, आपने वालिद से इजाज़त ले ली है? क्योंकि आप कहते हैं जी उनको उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है आपको, स्नूकर के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी, तो पार्टी के लिए इजाज़त मिली? मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस चीज़ में खुशकिस्मत रहा हूं कि एज फार एज मेरी मेरी वर्किंग लाइफ इज कंसर्न, माय फादर डज नॉट इंटरफेयर। तो मैं उनको बता चुका था कि जी मैं बना रहा हूँ, थोड़े से नाराज़ हुए कि तुमने समझा ये मजाक है, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो हाउ विल यू मैनेज ऑन योर ओन। तो मैंने कहा जी अगर आप एक खानेवाल से, आरिफ वाला से उठ के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वाइस चांसलर बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता? फिर नहीं केप्ट क्वाइट, उन्होंने कहा चलें ठीक है जी। अच्छा, अब लीगल पॉइंट्स पर आ जाते हैं। आप एक बड़े लॉयर हैं, ये बताएं कि ये जो बयान हल्फी अब चारों मांगे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से, उसमें आपको लगता है कि जंगजू ग्रुप मुश्किल में आ जाएगा? क्योंकि आपके वालिद साहब का स्टैंड है कि उन्होंने नहीं दिया छपने के लिए, और वो कह रहे हैं कि जी इनकी इजाज़त से छापा गया, अब उनको बयान हल्फी देना होगा, और वो बयान हल्फी ज़ाहिर अब ये देंगे कि जी हमने तो इनसे पूछ कर छापा है, इनकी मर्जी से छापा है, कोई इन्होंने सीक्रेट नहीं रखा हुआ था, और तो उसमें वो मुश्किल में आ सकते हैं कल को इस तरह की बात करके, क्योंकि आपके वालिद साहब फिर प्रूव कर देंगे अगर कि भाई मैंने तो इनको दिया ही नहीं, ना मैंने छापने के लिए दिया। देखिए उसामा साहब, इसके ऊपर मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कुछ नहीं कह सकता, कोई कमेंट्स नहीं। यही क्वेश्चन सब्जेक्ट से बिफोर द कोर्ट, तो प्लीज मैं रिफ्रेन करूंगा। आई एम अ लॉयर, चले झूठा बयान है, गलत बात निकली तो दैट कैन वो आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकती है, मेरे अगेंस्ट भी यूज हो सकती है इन द कोर्ट। इसको छोड़ देते हैं, झूठा बयान हल्फी ये कितनी खतरनाक बात होती है अगर वो गलत साबित हो जाए? अगर बयान हल्फी गलत साबित हो जाए तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, पर जेल हो सकती है। और ये अभी आ गया है। एक आप लॉ नोइंग पर्सनैलिटी हैं राना साहब, आपको बड़ा अंदाज़ा होगा कि बहुत सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि नैब या अदालत या कोई भी कोर्ट जो है वो ख़ुद डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मंगवाते हैं और वही उनके ख़िलाफ़ शवाहिद बन जाते हैं कि ये आपने दिया वो डॉक्यूमेंट। मुख्तलिफ केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस को जो मैं अगर हवाला दूं तो मियां नवाज शरीफ के काफ़ी केसेस ऐसे हैं, ये गुज़िश्ता जो जिसमें उन्हें कन्विक्शन हुई थी वो उनके अपने फ्राहम करदा दस्तावेज़ात थे। तो क्या आप समझते हैं कि जस्टिस राना शमीम साहब जो हैं वो अब किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाएंगे कि ख़ुद ओरिजिनल चीज़ जो है वो उन्होंने हैंड ओवर कर दी है और अब अभी कुछ नहीं रहा है? ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं आपको ये इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बता दूं कि आपका पहला जो आपने सवाल का पार्ट था कि ये डिपार्टमेंट से ये इनएफिशिएंसीज क्यों होती हैं। जी जी एज अ लॉयर जी ये मैं आपको बताता हूं कि आपको पता होगा अमेरिका, यूके, जहां वन ऑफ द बेस्ट जुडिशियल सिस्टम है, वहां जो लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स होते हैं एंड द मोस्ट हाईली पेड, कि उन्हें ना कोई ब्राइब कर सके, और सबसे टॉप लॉयर्स होते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अटॉर्नी जनरल भी पॉलिटिकल पोस्ट है, लेकिन वो हर प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की जरूरत होती है तो वो हमेशा एक अच्छा लॉयर लाते हैं। लेकिन जो आपकी बाकी लीगल टीम्स होती हैं, इस तरह प्रोसिक्यूशंस की, आपकी एडवोकेट जनरल ऑफिस की, इसमें इतनी पॉलिटिकल भर्तियां होती हैं जो लोग कभी हाई कोर्ट में अपीयर भी नहीं होते। ये उसामा गाजी साहब को इसका बड़ा अच्छा इल्म है, ये खुद भी लॉयर है, इनके फादर भी लॉयर रह चुके हैं, रिटायर्ड जज भी हैं, और इनके भाई भी लॉयर है, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो इज वेल अवेयर जो बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को रिवैम्प करना चाहिए। आपके जो लॉ ऑफिसर्स होने चाहिए, दे शुड बी हाईली पेड एंड दे शुड बी वन ऑफ द बेस्ट, कि जब आप उनसे लीगल क्वेश्चन पूछें तो उन्हें पता नहीं। अब मैं बताता हूँ, आप डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, जो उन्होंने बोला जल्दी से बता दें। जब वो डॉक्यूमेंट्स को वेट करते हैं, दे डोंट इवन रियलाइज कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ इनके अगेंस्ट यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, अब मेरे वालिद साहब की बात जहां तक रही, वो एक रिटायर्ड जज है और पहले उससे पहले एक सीनियर लॉयर रह चुके हैं। उन्हें ये बिल्कुल पता है कि एक एफिडेविट क्या होता है, इसको फाइल किस तरह किया जाता है, इसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो इसमें झूठ की तो बात ही नहीं आ सकती ना, उन्होंने तो डिनाई नहीं किया। जी बिल्कुल, जो उन्होंने कहा था, कमिटमेंट की थी, वो अदालत में हो चुका है, और ये अभी कुछ देर पहले ये चूंकि खबर आई तो हमने उसी हवाले से आपसे भी डिस्कस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हसन राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक का वक्त है, न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अब पता चला। अब पता चला।
सिंध में बल्दियाती निज़ाम इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि इस दफ़ा तो हुकूमत भी मैदान में आ गई है और उस तरह की बातें करने लगी है जो माजी में देखते थे कि एमक्यूएम की तरफ से स्टेटमेंट्स आती थी कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें खुद मुख्तारी दी जाए, शहरी इलाकों को एक बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट किया जाए, इस तरह की बातें होती थी। आज ये हाल है कि असम्बली में, सिंध असम्बली में जिस तरह कोहराम मचा, बल्दियाती निज़ाम का कानून तो पास करवा लिया गया जिसमें कहा जाता है अपोजिशन की तरफ से कि जी पहले ही लूला लंगड़ा निज़ाम था, उसमें कोई आपने पावर्स ही नहीं दी हुई थी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर ये कहा जाता है कि देही इलाकों में ज़्यादा है और शहरी इलाकों में सिंध के निस्बतन कम है, वहाँ पर आपको एमक्यूएम का वोटर ज़्यादा नज़र आता है। ये एक बड़ी बुनियादी वजह नज़र आती है दोनों के दरमियान इख्तलाफात की। अब उसकी वजह से अब देखें आपके वज़ीर आला सिंध ने क्या स्टेटमेंट दे दी असम्बली के अंदर कि जी ये हिंद नहीं ये सिंध है और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते, कोई और सोचना यहाँ पर आ जाए। इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, अब ये हुकूमत की तरफ से शुरू हो गई हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये कितनी ख़तरनाक बात है। पहले हम देखते थे अपोजिशन की तरफ से इस तरह की कोई यानी दबे अल्फाज में कभी खुली बात भी हो जाती थी। एमक्यूएम का माजी इस तरह से रहा है कि जनाब कोई अलग कराची जो है उसको एक अलग ऑटोनॉमी के तौर पर दिया जाए, इस तरह से कुछ किया जाए, उस पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होते थे। तो ये क्या नौबत आ गई कि वज़ीर आला सिंध इस तरह की बातें करने लगे हैं। देखें, अगर तो हम अपने मुल्क की जो सूरत हाल है पार्लियामेंट्स की उसको हम मुवाजना करें सिंध पार्लियामेंट के साथ, सिंध की सूबाई असम्बली के साथ, तो आपको मेरे ख़्याल में कोई ज़्यादा परेशान होने की या इस तरह की सूरत हाल को तर्जमा उसका करने की या उसको वाज़े करने की कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप ये देखें कि आपके फेडरेशन ने क्या किया था, कितने बिल्स थे, कैसे वहाँ पे बुलडोज़ किया गया चीज़ों को, और उसमें ऐसे ऐसे बिल्स थे जो कि कतन जिनके ऊपर हफ्ता 10-10 दिन एक दिन बिल के ऊपर डिबेट हो सकती थी और उन्होंने जनाब फारग किए। अब एमक्यूएम इस हुकूमत का हिस्सा है और उन्होंने भी वोट दिया और वो भी बिल पास करवाने में शामिल हार रहे। फिर जहाँ पीपल्स पार्टी का बस चलेगा तो वो कम तो नहीं करेंगे। ठीक है कि वो जो बात की गई है उसमें ये लफ्ज़ जो है ये बड़ा काबिल एतराज़ है कि हिंद नहीं सिंध, और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से तो ऐसी ख़ास कर हमें कभी तवक्को नहीं है कि वो बाहर के पढ़े लिखे हैं। उनको पूरे पाकिस्तान के पढ़ा लिखा तबका जो है बड़ी उनकी इज़्ज़त करता है और लेकिन वहाँ सिंध असम्बली में इस तरह की बात करना वाक़तन ये अफसोसनाक है। लेकिन अगर कानून साजी की बात आप करते हैं तो ये बिल को पार्लियामेंट में लेके जाना, सूबाई असम्बलियों से पास करवाना, तो ये सूरत हाल यहीं पे इन्होंने सीखी है और वहाँ पे उन्होंने करके दिखा दिया। प्रैक्टिकल इन्होंने भी किया था तो उन्होंने भी कर लिया। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि अगर बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो साबिक़ सदर मुशर्रफ साहब के दौर में जो बल्दियाती एक्ट था वो एक मुनासब, उसको तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी पार्टियाँ उसको बड़ा मुनासब एक कानून कहते हैं। अगर हो सके तो वो तमाम के तमाम सूबों में उसी कानून के मुताबिक जो बल्दियाती इंतखाबात मेरे ख्याल में आर्डर 2002 था उसके मुताबिक अगर इंतखाबात करवाए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर और आवाम को ज़्यादा इख्तियारात और आवाम को ग्रास रूट लेवल तक जो जमहूरियत पहुँचाने और उनके असरात पहुँचाने में मुआवन साबित हो सकते हैं। लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि ब्रीड ही ऐसी आ रही है, क्या किया जाए, सब जगहों पे यही चल रहा है। तो इसी तरह से अगर चलेगा तो फिर कानून साजियाँ भी ऐसी होंगी। जो लेजिस्लेटर्स हैं वो भी इस तरह से काम कर रहे हैं, जो जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उनको तो पता ही नहीं कि उनके लिए क्या ये कानून बनाया जा रहा है। उनको किस तरह से एक जगह से उनके फंड्स इकट्ठे करके एक जगह दूसरी जगह दे दिए गए हैं, क्या उसके असरात मुरतब होंगे। पार्टियां जो है ना वो पॉलिटिकल व्यूज़ इस तरह से एक्सचेंज करती हैं अपने, कि वो कहते हैं कि ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, ये तो हो नहीं सकता। दूसरी पार्टी कहती है हम करके दिखा देंगे, हमारे पास अक्सरियत है। तो माइट इज़ राइट की जानिब अगर जाना है तो सियासी पार्टियों को ये बात ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि माइट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में के पास नहीं होता। अगर किसी और तरफ से माइट इस्तेमाल हुआ तो सब के सब हाथ मलते रह जाएंगे। डिबेट करवानी चाहिए। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझे एक बात बताएं। अभी यहाँ पर अपोजिशन पार्टी सिंध लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ये चाहती थी कि जनाब वहाँ जो कमेटियाँ बनी थी उनकी बात सुनी जाती,
उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सुना जाता। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बाख्तियार मजबूत बनाने के लिए दोनों तरफ से मुशावरत की जाती, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता और एक अच्छा बिल सामने लाया जाता। अच्छा, इसमें जो बुनियादी दो पार्टियां, एक MQM है और दूसरी PTI है, ये दो पॉलिटिकल पार्टियां सर इसमें सर नून लीग भी सारी सर मेरी अर्ज सुन लें। अब आ जाते हैं नेशनल असम्बली में। नेशनल असम्बली में 18-20 बिल एक ही दिन में बुलडोज करके जॉइंट सेशन बुला के पास करवाए गए। कौन सी पार्टी, कौन सी कमेटियों में वो बिल गए, कौन सी अपोजिशन की रिकमेंडेशंस को अकोमोडेट किया गया, कहाँ एफर्ट की गई कि कंसेंसस क्रिएट किया जाए। तो साहब भी ये बात ये है कि जो शोर मचा रहे हैं उन्होंने कौन सी मिसाल कायम की, दो कोई एक दफा बता दे कि कहां पर उन्होंने कोई ऐसी प्रेसिडेंट सेट की जिसको सुबह जो है वो फॉलो करें। नहीं जनाब, आप वन साइडेड चीजें कर रहे हैं तो फिर आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ तो आपने लोकल वो जो बिल लेके आए इलेक्शन कमीशन का, EVM का, वो आपके सामने है। जिस तरह से आपने अमेंडमेंट की नैब के तरमीमी बिल में, वो आपके सामने है। फिर किस मुंह से आप सिंध में शोर मचा रहे हैं। चलें, ये ठीक है कि सारी ऑपोजिशन जमातें फिर वहां पर क्यों इकट्ठी हो गई हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जब वही करें तो ये अगर सर दो काम फिर गलत होंगे तो इससे नुकसान तो फिर मुल्क का हो रहा है, अवाम का हो रहा है। पीपल्स पार्टी का जो खासा नहीं रहा, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे थे हमेशा। वो इंक्लूसिव, मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब कहलाते थे। अब फिर क्या हो गया उनको? चले कौन सी ऐसी इलीगल हुई? चले मुझे बताएं कौन सी ऐसी इलीगल इमोरल चीज हुई है? सर आइन में आपने ही उस दिन बताया, मैंने पढ़कर अपने प्रोग्राम में दिखाया कि जी आप, आइन ये कहता है कि उनको आपने ना सिर्फ बलदियाती इलेक्शन करवाने जिसमें आप इकोनॉमिकली उनको पावर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली पैसे नहीं देंगे, पैसे रखें उनको मिलेंगे, कूड़ा उठाने के लिए पावर। तो सर ये तो ये डिटरमिन आपने करना है, मैंने करना है, या सिंध असेंबली ने करना है कि उनको क्या अख्तियारात देने हैं। आइन में कहाँ लिखा है? आइन में क्या लिखा है कि कौन से अख्तियारात? भाई उनको ये तो नहीं है कि उनको पूरे सिंध के अख्तियारात दे देने हैं। आपके ख्याल है ये ठीक हो रहा है? मुझे इस तरह आपके ख्याल है ये ठीक हो रहा है? ये मुल्क मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो तनकीद कर रहे हैं उनका अपना कंडक्ट क्या है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन को से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये नायब निगरान है, मैं इनसे बात भी नहीं करूंगा। स्पीकर जो है जो वादा करते हैं उससे भाग जाते हैं। अपोजिशन की वहाँ पे उन्होंने हाल ही कोई नहीं है। अब जो आपने नेशनल असेंबली में जिस तरह से कॉर्नर पे लगाया हुआ है अपोजिशन को, अब सिंध असेंबली में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे अपोजिशन जो है उस जो वो चाहे वो गवर्नमेंट करे। तो सर ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता कि देखें ना, इस्लामाबाद में मंसूबा है, K4 है, इसमें विफाक आए जनाब, विफाक जो है ना साथ हमारे फंडिंग करे, क्योंकि यहाँ से जनाब टैक्स जा रहा है, वो तो सारे सूबों की तरफ जा रहा है। कराची सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, और बंदरगाह है, वहां से टैक्स पूरा कलेक्ट होगा, जब तो पूरे मुल्क के लिए ही फायदा होगा। लेकिन ये बात कि जनाब विफाक मंसूबे लगाए लेकिन पूछे ना, हमसे बात ना करे, कोई हमसे ना पूछे 18वीं तरमीम के बाद, हत्ता के नीचे भी जो है कोई हमसे ना पूछे, ये भी तो गलत है। और फिर ये कि जी मुहाजिरों की बात आ जाती है, सिंध में इसलिए मसला ज्यादा होता है। मुझे एक बात बताएं, वफाकी हुकूमत जब सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगी, कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट लगाएगी, तो इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करवाएगी ना, या उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? चलो मुझे बता दें, सिंध में फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए से कोई भी वो प्रोजेक्ट जो है उसको वो शुरू करे और खत्म कर दे, खुद ही कर दे? चलें आप मुझे बता दें। नहीं, प्रोविंस के बगैर तो नहीं हो सकता। तो फिर वो बात क्या, वो यही कहते हैं कि हमारे साथ बैठ जाए और जो भी आपने करना करें, उसकी एक कमेटी बना दे, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर कर दें। अब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने जो है 1000 अरब का पैकेज दिया, उसमें से 1 रुपया तो लगाया नहीं। नवाज शरीफ के मंसूबे वो वहाँ पर इफ्तिताह कर रहे हैं। फंडिंग की सियासत हो, कवानीन की बलदियाती कवानीन की सियासत, तो मेरे ख्याल है बस कम अज़ कम हाथ जोड़कर गुजारिश है तमाम रहनुमाओं से कि ये लसानियत, सुबाइयत, ठीक है आप गुस्सा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, जी उसने ये कह दिया तो बदले में आपने ज़रूर कहना है, कम से कम इस कौम को और डिवाइड ना करें, इस तरह के इशारों के नाम में भी इस तरह की बात ना करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे किस तरह हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो किस तरह लगा हुआ है इस मुल्क को ख़राब करने के लिए, हमारे वतन को, और क्या क्या साजिशें रचाई। आज 13 दिसंबर के हवाले से आपको भारत के प्रोपेगेंडे के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान के हवाले से करता रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला।
अब पता चला। पाकिस्तान डॉसियर दे चुका किस तरह से पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवाता है। इसके अलावा आपने देखा कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान में मायूसी फैलाने के लिए और दुनिया के अंदर पाकिस्तान को इस तरह दिखाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट ना आए, माशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह किया जा सके, किस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगी। और ये पाकिस्तान नहीं, यूरोप की तरफ से ये चीज़ें सामने आई, उनकी एजेंसियों ने ये बात बताई कि किस तरह से यूरोप के ममालिक में पूरी दुनिया में जाल बिछाया गया है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स का, जाली वेबसाइट्स का, किस तरह जाली नामों से, जिस तरह जी बड़े बड़े ये सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पर ख़बरों को छापा जाता था और भारत का इमेज जो है वो को बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती थी। इसी तरह से भारत एक और काम ये करता है कि विक्टिम कार्ड खेलता है। जहाँ जहाँ उसने तबाही फैलाई, मुसलमानों पर जुल्म हो, अक़लियतों पर जुल्म हो, रियासत दहशतगर्दी हो, उससे पर्दा हटाने के लिए हम तो विक्टिम है। कभी कहेगा जी मकबूजा कश्मीर में दाइश एक्टिव हो रही है, ताकि वहाँ पर जो मुजाहिदीन हैं उस पर लोग आवाज़ ना उठाएं कि जनाब ये तो आज़ादी की जंग लड़ने, अच्छा ये दहशतगर्दी, और इस तरह की बातें हो जाएँ। इसी तरह से आप देखिए कि जब भी कोई अहम डेवलपमेंट होनी हो, चाहे भारत में इलेक्शन है, उससे पहले कोई ड्रामा रचाया जाएगा, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा, खुद ही कोई ऐसा काम कर दिया जाएगा और बाद में फिर पता चलता है कि जनाब खुद करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे दिया जाता है। चाहे पार्लियामेंट पर अटैक हो, 13 दिसंबर का वाक़या हमें नज़र आता है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये भारत की ये जो पॉलिसी है ये कब तक रहेगी? दुनिया में पता भी चल रहा है, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि वो आप कहते हैं कि जी आप बहुत से लोगों को मुसलसल बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कुछ लोगों को आप कुछ अरसे के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये पॉलिसी कब तक रहेगी कि इलेक्शन आने वाला है तो जनाब पुलवामा कर दो और उसके बाद इलेक्शन जीत जाओ? तो ये बड़ा ज़बरदस्त ये फार्मूला है, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दे दो। और ये बराक ओबामा अपनी किताब में कह चुके जी भारत में तो सीधी सी बात है, आपने इलेक्शन में सबसे अच्छी कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दो और इसको वहाँ पर बेचा जाता है। देखिए, भारत जो है वो ज़ाफ़रानी दहशतगर्दी के ज़ेर असर है और अगर आप कहते हैं कि ये कब तक चलेगा, तो ये ज़ाफ़रानी दहशतगर्दी रोज़ बरोज़ वहाँ पे मजबूत हो रही है। हिंदुत्व जो है वो रोज़ बरोज़ वहाँ पे तवाना हो रहा है और जब तक ये तवाना होता रहेगा, आप जानते हैं कि सेकुलर स्टेट से मजहबी रियासत का रूप रंग धार लिया है भारत ने, तो जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपने तो तारीख़ बयान कर दी पूरी और बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर दी, पुलवामा भी कर दिया, बॉम्बे भी कर दिया और बहुत सारी दीगर चीज़ें भी कर दी। लेकिन हकीकत हाल ये है कि हमारे हाथ से कश्मीर छीन लिया है भारत ने और 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर ना तो दुनिया में कहीं मजम्मत की आवाज़ उठाई गई, ना उस हवाले से कहीं हमारी तरफ से या किसी तरफ से मुज़ाहमत की गई। और अब वहाँ पे हिंदुत्व के ज़ेर असर आप ये देखें कि बड़े बड़े जो मुसलमान सियासी रहनुमा कश्मीर के वफात पाए या जेलों में बंद हैं, उनको उनके जनाजे नहीं होने दिए जाते, बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता, उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बंद है। तो ये सारी सूरत हाल इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हैं। 90,000 से ज़ायद जो शहरी हैं वो इन सारे सालों में शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को हम ये देखें तो हमारी हुकूमतें और उनका किरदार आप देखें कि हमारी हुकूमतों ने तकरीबन हर हुकूमत ने कोशिश की है कि हम भारत से सुलह कर लें। हिंदू मरम्मत मांगता है, मजम्मत नहीं मानता, हिंदू की मरम्मत चाहिए है। तो अब जो हिंदुत्व का नज़रिया जो चल पड़ा है, जो ज़ाफ़रानी दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है, उसका इलाज जो करना पड़ेगा वो ना तो बातों से हो सकता है, ना पूरी दुनिया में आप झंडे उठा के चले जाएं, पूरी दुनिया को समझाना शुरू करें। कोई समझता ही नहीं है ज़ुबान की जो गहराई है, अल्फाज की गहराई है, वो कुछ समझता ही नहीं है। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रोज़ाना हो रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि पूरे ये सारे इरा में उसने क्या कमाया है। उसने एक तरफ तमाम अक़लियतों को दीवारों से लगा दिया है, उसने कश्मीर एक तरह का उसने एनेक्स कर लिया अपने साथ, और वो चाइना के साथ आंखें लड़ा रहा है। कभी चाइना से मरम्मत तो चाइना करता है उनकी काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी वो आंखें दिखाता है उनको। इर्द गिर्द की रियासतों के ऊपर वो खुद चढ़ा हुआ है। अमेरिका और क्वाड फिर बनते हैं। स्ट्रेटेजिकली हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। चीन के साथ भी यही वजह है कि उसके आगे आने की, ताकि दिखाएं कि जी हम चीन को कुछ ना कुछ करेंगे, आप हमें माल लगाओ। अब बाबर डोगर साहब, 1.25 अरब की आबादी है, हर एक को वहाँ से कुछ ना कुछ चाहिए। हर मुल्क को आप देखें आजकल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। UAE में जनाब इसराइली वज़ीर आज़म आ रहा है, उसको वेलकम किया जा रहा है।
यानी डायनामिक्स बदल गए। मईशत है, पैसा है, दौलत है, ये आलमी सतह पर यही चल रहा है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, भूख है वहाँ पर, किसी को उस चीज़ की परवाह नहीं है। पाकिस्तान को बस अकेला छोड़ दिया गया कि जी ये तुम्हारे साथ 4 करोड़ की आबादी है, ये मर रही है, अब पाकिस्तान देखे तो जो पाकिस्तान कर सकता है वो करे। एक गरीब मुल्क है, उसके लिए छोड़ दिया गया है। सिर्फ अलर्ट्स जारी किए जाएंगे और कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत जिस तरह से ये चीज़ भी सामने, पुलवामा के बाद कि अर्नब गोस्वामी रेटिंग एजेंसी के बंदे से चैट कर रहा है, वो सामने आ गई कि जी किस तरह हमने इसको ट्विस्ट देना है, पाकिस्तान से कैसे जोड़ना है, इससे रेटिंग किस तरह से लेनी है, क्या करना है। तो ये तो वो हर वाक़े को पाकिस्तान से ना सिर्फ ये कि जोड़ना। अभी देखिए कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का बयान नहीं चल रहा था कि जी इंतखाबात से पहले ज़रूर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना होता है, बीजेपी का काम ये है वहाँ पर, और पाकिस्तान को कम अज़ कम आप अपनी अंदरूनी सियासत से अलग रखें। लेकिन वो तो ये करते हैं कि जनाब ये हो गया, देखो ये पाकिस्तान की वजह से, और वोट ले लो, और ये वहाँ पर ये इंतखाबात का सीधा सा फार्मूला बन गया हुआ। उसामा साहब, ये अजीत डोवल डॉक्ट्राइन चल रहा है। अजीत डोवल डॉक्ट्राइन क्या है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग कंट्री है, ख़ास तौर पर जो आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान, जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, उनके बॉर्डर्स को यूज़ किया जाए, वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान में भेजे जाएँ, पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं उनको टारगेट किया जाए, चाहे वो ग्वादर जो आपकी सी पैक है, चाहे आपके हसास अदारे हैं, चाहे आपका सेक्टेरियन इशू है, इस सारे इशू को टारगेट किया जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाए, बदअमनी फैलाई जाए, अनरेस्ट पैदा किया जाए, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी मज़ीद कमज़ोर हो। अब उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करना और एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पर दुनिया को पेश करना। उसके लिए डिसइंफो लैब्स बनाई गई जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रहती हैं। हालांकि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान को फैटा में पाकिस्तान एक दहशतगर्द के मुल्क के तौर पर उसको डाला गया है। अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या है कि भारत के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए जाएँ और पाकिस्तान वो सारे पाकिस्तान पे डाल दिए जाएँ, चाहे वो मुंबई अटैक है, चाहे वो उनका जो असम्बली वहाँ पर अटैक हुआ, पुलवामा अटैक है, या वहाँ पर एयर बेस पे जो अटैक है, ये सारे अटैक करके पाकिस्तान को उसका मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए और उसके बाद पाकिस्तान में जाली स्ट्राइक करवाई जाएँ, ताकि और दुनिया में ये बताया जाए दुनिया को कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है। अब उसका हुआ ये कि पहले जो गवर्नमेंट्स आई वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकी, और बल्कि किसी न किसी तौर पे ये ख्वाहिश हमारी हर गवर्नमेंट में रही कि भारत के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे किए जाएं, और ये जो ख्वाहिश थी इसके बदले हम भारत के नीचे लगे रहे, दबे रहे। इवन भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई, जाली स्ट्राइक करवाई, दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भरपूर साजिशें की, लेकिन हम डिप्लोमेसी के तहत खामोश रहे, चुप रहे कि कहीं भारत नाराज़ ना हो जाए। लेकिन भारत ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। रिजल्ट क्या निकला? आप आज से 4 साल पहले देख ले, 5 साल पहले देखिए, पाकिस्तान सारी दुनिया से कटा हुआ था और दुनिया की सबसे बदतरीन दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही थी। अब मेरा ख्याल काम यह है कि मुसलसल भारत पर नजर रखी जाए, जब इंतखाबात होने लगे तो ध्यान रखा जाए कि क्या करने वाला है, दुनिया को पहले ही आगाह कर दिया जाए, और ये बात अब हम करने लग गए हैं, कम से कम इतना ज़रूर होने लग गया है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।